हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कैटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड्स। इससे पहले की वीडियोस में हमने जाना था कि प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड्स और पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड्स की बायोसिंथेसिस किस तरह से होती है, राइट। उसकी साइकिल्स को हमने जाना था। आज की वीडियो के अंदर हम उन्हीं प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड्स की कैटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी के अंदर वो कैसे मेटाबोलाइज होते हैं, किन किन फॉर्म्स में कन्वर्ट होते हैं और फिर उसके बाद उनकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये चीज़ें हम आज की वीडियो के अंदर जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड्स में आप जानते हैं कि प्यूरीन की सिंथेसिस हो, बायोसिंथेसिस, या फिर पिरिमिडिन की बायोसिंथेसिस हो, अल्टीमेटली आपके पास क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। प्यूरीन के बायोसिंथेसिस होगी तो प्यूरीन के न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे, एडेनिन एंड गुआनिन। और पिरिमिडिन की बायोसिंथेसिस होगी तो साइटोसिन, थायमीन या यूरासिल के न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म होंगे, राइट। तो हम जानते हैं मोनोफॉस्फेट सबसे पहले बनेंगे, देन डाई एंड देन ट्राई, राइट। तो ये चीज़ें हम कर चुके हैं और अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख सकते हैं, उस पर आपको डिटेल मिल जाएगी कि ये किस तरह से बन रहे हैं, राइट। सो हमारे पास अब मोनोफॉस्फेट, डाईफॉस्फेट या ट्राईफॉस्फेट वाले न्यूक्लियोटाइड्स प्रिपेयर हो गए हैं। अब उसके बाद क्या होगा? नाउ द अमीनो ग्रुप ईदर फ्रॉम AMP or adenosine can be removed to produce IMP और inosine respectively। अब जो ये मोनोफॉस्फेट्स बने हैं, अब इन मोनोफॉस्फेट्स की कैटाबॉलिज्म हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके से होगी ये हम जानेंगे। तो ये राइटिंग में जो चीज़ें लिखी हैं वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम अपनी फिगर पे आ जाते हैं, राइट। अब आपको पता है AMP, IMP और GMP ये तीनों ही हमारे पास प्रिपेयर होते हैं बायोसिंथेसिस की हेल्प से, राइट। AMP क्या है आपका? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, IMP है आइनोसिन मोनोफॉस्फेट और GMP है आपका गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो ये तीनों चीज़ें प्रिपेयर होती हैं। अब ये तीनों चीज़ें आगे फर्दर कन्वर्ट होंगी कैटाबॉलिज्म के अंदर, राइट। किसी किसी प्रोडक्ट के अंदर फर्दर वो कन्वर्ट हो जाएंगे और अल्टीमेटली क्या फॉर्म करेंगी ये हम डिटेल में जानेंगे। ये आगे जाके कोई और प्रोडक्ट बनाती हैं। साथ ही साथ AMP जो है वो IMP में कन्वर्ट हो सकता है और IMP भी आगे फर्दर GMP में कन्वर्ट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एंजाइम्स, राइट। तो AMP जो है वो ईजिली IMP में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब जो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है वो आइनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है बाय रिलीजिंग अमोनिया। नाउ दिस IMP will again converted into inosine, right। अब फॉस्फेट ग्रुप हट गया है, अब क्या आया है आपके पास? सिर्फ आइनोसिन बचा है। नाउ ये आइनोसिन फिर फर्दर HGPRTase एक एंजाइम होता है, हाइपोजेंथीन जो है उसका एक पर्टिकुलर एंजाइम है। ये एंजाइम इस स्टेप पर इन्वॉल्व होगा जब आइनोसिन जो है वो हाइपोजेंथीन में कन्वर्ट हो रहा है। उस एंजाइम की कई बार डिफिशियंसी भी हो जाती है और उसकी वजह से एक पर्टिकुलर सिंड्रोम होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ HGPRTase एक एंजाइम होता है, वो इन्वॉल्व रहता है जो कन्वर्ट कराता है आइनोसिन को हाइपोजेंथीन में। नाउ दिस हाइपोजेंथीन फर्दर कन्वर्ट होता है जेंथीन के अंदर, राइट। तो अब ये साइकिल आ गई आपके एडिनोसिन की तरफ से। नाउ GMP जो है गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट वो कन्वर्ट होता है आपका गुआनोसिन में बाय रिलीजिंग दिस फॉस्फेट ग्रुप and then further it converted into your guanine and further वो अमोनिया को रिलीज़ करके जेंथीन ही प्रिपेयर करता है। तो कोई भी चीज़ ले लीजिए वो जेंथीन ही प्रोड्यूस करेगा, भले वो AMP हो, IMP हो या GMP हो, जब उसकी कैटाबॉलिज्म होगी, राइट। अब जेंथीन जो है ये फर्दर यूरेट के अंदर कन्वर्ट होता है, राइट, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम जेंथीन ऑक्सीडेज। यहाँ पे ये एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है जो कन्वर्ट करता है जैंथीन को यूरेट के अंदर या कह सकते हैं यूरिक एसिड के अंदर, बिकॉज यूरेट तब बोला जाता है जब उसका यूरिक एसिड के अंदर से जो है H ग्रुप हट जाता है एंड देन सोडियम या कोई भी आयन जो है वो उस पर अटैच हो जाता है, तो फर्दर फिर वो सोडियम यूरेट बना देगा, राइट। तो ये यूरेट है सिंपल, यूरिक एसिड के बाद प्रिपेयर होता है। आप समझ गए होंगे यहाँ पे क्या है, लास्ट में क्या बन रहा है आपके पास, यूरिक एसिड या यूरेट, राइट। सो यूरिक एसिड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस कैटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड्स।
यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट कि जो आपका यूरिक एसिड है ये आपका कैटाबॉलिज्म से बनता है, राइट। सो अब बात करते हैं हम जो लिखा हुआ है, तो अब आपको इजीली समझ आ जाएंगे। तो सबसे पहले AMP है, IMP है, GMP है, ये तीनों चीज़ें हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। नाउ द अमाइनो ग्रुप ईदर फ्रॉम AMP और एडेनोसिन कैन बी रिमूव टू प्रोड्यूस IMP और आयनोसिन रिस्पेक्टिवली. Now this inosine and guanosine are respectively converted to hypoxanthine and guanine, which are your purine bases, by purine nucleoside phosphorylase. Then adenosine is not degraded by this enzyme, hence it has to be converted into inosine. अब वो बता रहे हैं कि जो एडिनोसिन है वो आयनोसिन में कन्वर्ट हो जाता है फर्दर, एंड देन उसकी हेल्प से आपका हाइपोजेंथ है वो फॉर्म हो जाता है, जैसा कि अभी हम फिगर में जान चुके हैं. Now this guanine undergoes deamination by the enzyme guanase to form this xanthine. guanine भी किस में कन्वर्ट हो रहा है, xanthine में, और hypoxanthine भी xanthine के अंदर, राइट. अब xanthine जो है वो कन्वर्ट होगा फर्दर यूरिक एसिड के अंदर with the help of enzyme xanthine oxidase. Now this xanthine oxidase is an important enzyme that converts hypoxanthine to xanthine and then xanthine to uric acid, right. This enzyme contains FAD, molybdenum and iron and is exclusively found in liver and small intestine. Xanthine oxidase liberates H2O2 hydrogen peroxide, which is harmful to the tissues. So catalase, which is also enzyme, cleaves this hydrogen peroxide into water and oxygen. So ये dissociate कर देता है ताकि tissues को harm ना पहुँचे, right. Now this uric acid, which is your end product of purine catabolism. So हमारी body के अंदर एक particular level होता है uric acid का, which is 3 to 7 milligram per deciliter in males and 2 to 5 milligram per deciliter in females. अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है, राइट. आपने सुना भी होगा यूरिक एसिड बढ़ रहा है या यूरिया बढ़ रहा है, या फिर यूरिन के अंदर यूरिक एसिड जो है वो ज़्यादा हो गया है, यूरिया की अमाउंट ज़्यादा हो गई है, ठीक है. तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जॉइंट्स में पेन रहता है. फिर बहुत सारी प्रिकॉशंस बोली जाती हैं उन पेशेंट्स को कि आपको दूध, दही, घी ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है, राइट. तो ये यूरिक एसिड जो है वो इसके बढ़ने से क्या होता है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वो भी हम इसी में जानेंगे. सो पहले यूरिक एसिड की बात करते हैं. नॉर्मल लेवल्स इसके ये हैं और ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, ये कह सकते हैं एंड प्रोडक्ट है प्यूरिन कैटाबॉलिज्म का इनटू द ह्यूमंस. नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर यूरिक एसिड. आपका ये स्ट्रक्चर है. देन द कन्वर्जन ऑफ द यूरिक एसिड. अब ये यूरिक एसिड भी फर्दर डिसोसिएट हो जाता है अलग अलग जो है कंपाउंड्स में एंड अल्टीमेटली यूरिया फॉर्म करता है. तो अब ये कैसे करता है, इससे पहले हम फिगर जान लेंगे. तो यूरिक एसिड जो है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम यूरिकेज एलेंटोइन फॉर्म करता है. नाउ दिस एलेंटोइन जो है ये फर्दर कन्वर्ट हो जाता है एलेंटोइक एसिड में एंड फर्दर डिसोसिएट हो जाता है यूरिया के अंदर. अब ये जो यूरिया है ये यूरिया यूरिएज एंजाइम की हेल्प से अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है. अब ये अमोनिया जो है यूरिक एसिड जो है यूरिया में कन्वर्ट इसलिए होता है ताकि वो फर्दर यूरिन में एक्सक्रीट हो सके और फिर उसके बाद हम बॉडी के अंदर से उसको एक्सक्रीट आउट कर दें यूरिन के थ्रू, राइट. तो हमारी बॉडी ये ऑटोमेटिकली बैलेंस करके चलती है. बट इन केस अगर यूरिक एसिड जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है या फिर आपका जो यूरिया है वो कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है, ठीक है, यूरिक एसिड से यूरिया में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है, तो वो यूरिन से पास आउट नहीं होगा, तो आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है. नाउ ये सब चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं तो मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी. नाउ कमिंग टू द डिसऑर्डर्स ऑफ दिस प्यूरिन मेटाबॉलिज्म. प्यूरिन मेटाबॉलिज्म की वजह से देखिए एंड प्रोडक्ट क्या बन रहा है आपका, यूरिक एसिड. तो उस यूरिक एसिड की वजह से क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, राइट, क्योंकि प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट तो वही है, उसी की वजह से प्रॉब्लम होगी. सो यूरिक एसिड की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम जानते हैं. सो फर्स्ट आप देखिए हाइपर यूरेसीमिया. हाइपर यूरेसीमिया मीन्स जब यूरिक एसिड का लेवल आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हम नॉर्मल लेवल जान चुके हैं, राइट. जो आपका 2 to 8 है वो मेल्स में है.
सॉरी 3 to 8 है वो मेल्स में है एंड 2 to 5 जो है वो फीमेल्स में है, राइट। बट अगर इससे ज़्यादा हो जाता है दैट मीन्स आपको हाइपर यूरिसीमिया है, जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स जो हैं वो इन्फ्लेम कर जाएंगे या फिर पेन होगा आपको, ठीक है, स्वेलिंग होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, तो वो हाइपर यूरिसीमिया की कंडीशन में होता है। नाउ नेक्स्ट इज़ गाउट। गाउट भी एक तरह की सिमिलर कंडीशन है जिसमें जॉइंट पेन रहेगा, इन्फ्लेम जॉइंट्स रहेंगे, इन्फ्लेमेशन रहेगी, राइट। और साथ ही साथ इसमें जो है मास फॉर्म हो जाता है जॉइंट्स के बीच में। गाउट और अर्थराइटिस ऑलमोस्ट सिमिलर हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज गाउट और अर्थराइटिस के सिम्टम्स जो हैं वो एक पेशेंट के अंदर सेम आते हैं, सेम सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे, बट उन दोनों का कॉज अलग अलग है, राइट। अगर हम गाउट की बात करें तो वो हाइपर यूरिसीमिया की वजह से होता है, बट अगर हम अर्थराइटिस की बात करें तो वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी की इम्यून सेल्स, खुद की ही सेल्स अटैक करती हैं जॉइंट्स पे एंड देन फर्दर वो सीवियर कंडीशंस या अर्थराइटिस फॉर्म करेंगी। बट गाउट में ऐसा नहीं होता। गाउट में यूरिक एसिड के बढ़ने से, या कह सकते हैं कि यूरिक एसिड एक रीज़न है गाउट के होने का, राइट। तो गाउट और अर्थराइटिस में हमेशा जो है कभी कंफ्यूज मत होइएगा, हमेशा उसके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, जो कि मैंने बताया कि कॉज का डिफरेंस है। नाउ नेक्स्ट इज किडनी स्टोन्स, वो आप जानते हैं क्या होता है। लेशनेहान सिंड्रोम, ये एक ऐसा सिंड्रोम है जिसके अंदर आपका HGPRTase एंजाइम, जिसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया था, ये एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज SCID, इट इज़ योर सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सो ये कुछ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं जिनकी डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको आज के टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है, आप क्वेरीज हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।